नमस्कार, जनसत्ता न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इस महामारी के दौर में लगातार हम कई लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किस तरीके से पूरे देश भर में जिनको जनता ने चुना है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्या इस वक्त इस आने की इस महामारी के दौर में जो चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए क्या वो सही तरीके से पहुंच रही हैं? क्या वो इंतजाम जिसके लिए तमाम जनता ने जिसको चुना है वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? और इसी के साथ साथ हमने कई हस्तियों से बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर वो इस महामारी के दौर को किस तरीके से देखते हैं। आज हम आपको शिखा रॉय से मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी। नमस्कार जी। शिखा जी, सबसे पहले अगर हम करें तो इस महामारी के दौर को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारी जनरेशन के लिए, हमारे पूरे विश्व में प्रत्येक रेज़िडेंट के लिए। इस तरह का अपने जीवन में महामारी का आना वाक़ई बहुत बड़ा एक पूरे जीवन के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन जीवन संघर्षों का नाम है, तो इसलिए जो चीज़ आज आई है, कल जाएगी भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रिकॉशंस इस महामारी के दौरान में हम सबको जो इंस्ट्रक्शंस हुई, जो प्रिवेंट होने के लिए, जो क्योर होने के लिए, चाहे वो जनता के लिए थी, चाहे वो सिस्टम के लिए थी, सरकार के लिए थी, वो सब चीज़ें इस लॉकडाउन जो हमारा कार्यकाल रहा है, लगभग 22-23 मार्च से जो शुरू हुआ, तो इसमें लगातार सबके प्रयासों से जो एक शुभ इच्छा हम सब रख रहे हैं कि इस महामारी से हम सब निजात पाएँगे, उसकी ओर हम अपने-अपने प्रयासों से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। करें दिल्ली की जो दिल्ली में स्थितियां लगातार हम देख पा रहे हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना की वजह से तो कई जिम्मेदारियां जो हैं वो लगातार आपकी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं? जी। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो एक सभी के लिए एक ऐसा ये समय था, प्रयोग था कि एकदम से आप ये सोच सकते हैं कि सब सकते में थे। पैनिक भी था शुरू में और लॉकडाउन की प्रक्रिया भी सब निभाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में हम चुने हुए प्रतिनिधियों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमारे सामने चैलेंजेस थे उन लोगों तक के लिए जिन लोगों के पास एकदम से रोज़गार बंद होने के कारण रोज़ का जो कमाते थे, खाते थे, जिनको वो दिक्कतें आ रही थी, सबसे बड़ा चैलेंज शुरू में हमारे पास वो था। और साथ-साथ था लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहने का कि इस बीमारी से हम जूझ जाएँगे, हम इससे पार निकल जाएँगे। ऐसे में चूँकि हम चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी संस्था से हैं, एमसीडी से हैं, जिसका रोल इस सारे महामारी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो कई लेवल्स के ऊपर हमारे चैलेंजेस थे। हमें उन लोगों को जो जो भूख से ना बेहाल हों, उनको कोई असुविधा ना हो, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना था। फिर उनके घर परिवारों में आगे के लिए भोजन के साथ-साथ उनको राशन उपलब्ध हो ताकि थोड़े समय के लिए अगर कोई भोजन सरकार दे पा रही है या हम अपनी तरफ से रसोइयाँ चला कर के भोजन देते थे, तो वो खत्म ना हो। तो हम जो है वो ड्राई राशन के प्रबंध कराने थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा विषय जो एमसीडी को चैलेंज के रूप में था कि इस पूरे इलाके की सैनिटाइजेशन कराना और सैनिटेशन की व्यवस्था को संभाल करके रखना, उसको पूरी व्यवस्था वो कहीं न कहीं गड़बड़ाए ना, चरमराए ना, क्योंकि उसमें एक बड़ा चैलेंज ये था कि जब पूरा लॉकडाउन हो गया, जब बॉर्डर सील हो गए, जो हमारे कर्मचारी बॉर्डर के उस पार रहते थे, बहुत से कर्मचारी हमारे उन दिनों आ जा नहीं पाए, तो ऐसे में कम कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवस्था देना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। तो मैं एमसीडी के कर्मचारियों का सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, मलेरिया डिपार्टमेंट हो, आपके माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस समय, उस कठिन काल में, जब उनका नंबर कम था, जब ये सारी असुविधाएँ वो झेल रहे थे और साथ ही साथ नए तरीके के चैलेंजेस उनके सामने थे कि उनको घर-घर जाकर के जहाँ अगर कोविड का कोई पेशेंट पाया गया तो अंदर जाकर के सैनिटाइज़ेशन भी करनी है उसके घर में, उसके आस-पास सैनिटाइज़ेशन करनी है, कोई कंटेनमेंट ज़ोन बन गया है तो उसकी सैनिटाइज़ेशन अलग तरीके से करनी है, कैसे उस इलाके की देख-रेख करनी है, उसका कूड़ा
जो है डिस्पोजल वो लगातार व्यवस्था में बने। और आपको ध्यान दिला दूं कि जो कोविड पेशेंट होते हैं उनके घर के कूड़े के लिए अलग ही व्यवस्था बनती है, एक अलग टिप्पर आता है विद फुल पीपी किट्स डाल करके वो व्यक्ति हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट का घर के अंदर से या घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाता हुआ अलग से उठता है। तो ये जो चैलेंजेस डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स के साथ डील करना, पैनिक की एक सिचुएशन को कंट्रोल करके लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि आपके यहाँ की सैनिटाइजेशन हम ठीक व्यवस्था में रख रहे हैं, और साथ ही साथ भूख से कोई बेहाल ना हो इसकी व्यवस्था जमाए रखना। इसके लिए हमने लगातार इस 3 महीनों में प्रयास किए। हमने अपनी तरफ से किचन्स चलाई जिसमें बहुत से हमारे इलाके के लोकल लोगों ने हमें सपोर्ट किया, दान दिया, और जिससे कि हम लगातार 2 टाइम का खाना उनको वहाँ खिला पाए। इसी वजह से हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी तादाद में, मैं तो अपने क्षेत्र में कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा पलायन हुआ। अगर मैं साथ ही बात साथ करूं प्राथमिकताओं की, तो कई ऐसे नेता हैं जिनके अलग अलग उनके जो प्राथमिकता जो है वो देखने को मिलती है। तो इस महामारी के दौर में आपकी प्राथमिकता क्या है? मैंने कहा ये तीनों सेक्टर्स में हमारी प्राथमिकता थी कि जो जिसके पास रोटी रोजी का साधन नहीं है उसको खाना मिले। सैनिटाइजेशन का काम हमारा पुख्ता तौर पे पूरा मजबूत हो ताकि लोगों में किसी प्रकार का कोई पैनिक ना हो या उनको ऐसी चिंता ना झेलनी पड़े कि क्या होगा अगर मेरे आसपास कहीं कोरोना आ गया तो। और फिर हमारे अपने जो कर्मचारी हैं उसकी भी देखभाल करना, उसका भी ध्यान रखना कि वो इस समय जब उसको एक रूटीन से बढ़कर के अलग काम करना पड़ रहा है तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी जगाए रखना, उसको लगातार सिस्टम में भी डाले रखना, पूरी चौकसी अपने सिस्टम की रखना कि हम इन सारी चीज़ों से सेम टाइम पे हम पूरी तरह से निजात पा सकें। एज फार एज मेजर्स आर कंसर्न, बीमारी से निजात पाना तो जब हमारे पास कोई वैक्सीन निकलेगी या कुछ और, हालांकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जो हैं वो घर पे ही आइसोलेटेड इस समय हैं। ग्रेटर कैलाश में, जमरूदपुर में, मेरे अन्य इस एरिया में बहुत से पेशेंट्स हैं जो घरों में ही बहुत ज़्यादा क्वारंटाइंड हैं। तो उनकी चिंता अलग से करना कि उनका वेस्ट उठ जाए, ये सब प्राथमिकताएं थी। फिर अनलॉकडाउन का फेज शुरू हुआ, मार्केट्स खोली गई, तो मार्केट की तरफ ध्यान देना था कि वहाँ पर जो है वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, लोगों का एक कॉन्फिडेंस बने कि वो मार्केट में आके अपने ज़रूरी सामान वो खरीद करके जा सकें। व्यापारी भाई दुकानदार जो है हमारा, वो पूरी तरह से सब व्यवस्थाओं को देख रहा है कि नहीं अपना गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, और फिर पूरी मार्केट को भी पूरी उसकी सैनिटेशन, ये सब चीज़ें जो हैं प्राथमिकताओं में ही रही हैं। समय समय पर जो चीज़ की आवश्यकता हुई है उसको पूरा करने का प्रयास हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं कि लगातार सैनिटाइजेशन का जो काम है वो लगातार चल रहा है, आप लोगों को तक पहुंच रही हैं, उनसे बातें करने की पूरी कोशिश जो है वो कर रही हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए उनकी भी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराने में आप लगातार जुटी हुई हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? दिल्ली सरकार से तालमेल कैसा बन रहा है आपका? देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी के दल से हूँ और मुझे कोई क्रिटिसाइज़ या विरोध करना है, लेकिन यकीन मानिए शुरू के दिनों में जिस खाने की व्यवस्था की बात दिल्ली सरकार ने की थी कि हम भूखे को 2 टाइम का खाना खिलाएँगे, आप यकीन जानिए कि जो खाना आता था, मात्र 3 पूरी 1 अचार की फाँक आती थी, 2 रोटी 1 अचार की फाँक आती थी। जिसी की वजह से हम लोगों को अपने-अपने यहाँ पर हम लोगों ने किचन ही एस्टैब्लिश कर ली टेम्परेरी, ताकि उनको खाना जो है पर्याप्त गरम खाना मिल सके। 3-3 दिन का बासी खाना आता था। उसके बाद राशन की व्यवस्था की बात हुई। केंद्र ने ये कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका आप डाउनलोड करके ऐप में तुरंत उनके यहाँ केंद्र से राशन भी गया और वो आपको बाँटने की व्यवस्था की जाए। 2 महीने तक राशन सरकारी स्कूलों में पड़ा रहा, राशन नहीं बँटा। बहुत दिक्कत की बात आई। उसके बाद पेशेंट, जब कहीं कोई पॉजिटिव पेशेंट बीमार हुआ, उसको अपना कहाँ टेस्ट कराना है, कौन उसका टेस्ट करने आएगा, इस व्यवस्था को भी जमते-जमते, लगते-लगते इतना समय लगा कि बहुत सारे पेशेंट्स तो इसी में चले गए। कब उनका टेस्ट हुआ, कब उनको अस्पताल मिलेगा, और बहुत सारे आप जानते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ के माध्यम से भी आप देख चुके हैं कि मरीज़
अस्पताल तक भी पहुंच गया तो उसको वहां पर बरामदों में ही लेटे रहना पड़ा, आज भी लेटे रहते हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगी केंद्र की सरकार का, अमित शाह जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जिन्होंने उस समय जब इतनी व्यवस्थाएं खराब हो गई अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, कि उन्होंने इंटरवीन किया। और ये जो नया 10,000 बेड्स का एक छतरपुर में, द्वारका में ये जो सेंटर बनाने की उन्होंने बात की, और इतनी तेजी जल्दी में वो सेंटर बन रहा है, और व्यवस्थाएं कर करके उन्होंने कम से कम 3.5 बॉडीज को अस्पतालों से निकाल कर उनका जो है क्रियाक्रम उनका किया। एक व्यवस्था अस्पतालों की बनाई कि आप अपने यहाँ पर नंबर बताएंगे लोगों को कि कितना नंबर अंदर पेशेंट और आ सकता है, कितने कहाँ हो सकता है। मरीज एक लोकल जो है डिस्पेंसरी में, या जैसे मान लीजिए मालवीय नगर का सरकारी अस्पताल है, वहां जाता है, अपना टेस्ट कराता है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, 10-10 घंटे उसको वहां से ले जाने की व्यवस्था नहीं होती है। जब यहाँ एक घर में कोई पेशेंट को आ जाते थे कंटेनमेंट जोन में, जमरूदपुर से 29 पेशेंट्स को एक कमरे में रख करके आइसोलेशन वार्ड के नाम पर उनको रखा गया, जहां एक टॉयलेट था। कह करके हमें इन व्यवस्थाओं को एसडीएम के पास, डीएम के पास लगातार जाना पड़ता था कि उनको व्यवस्थाएं दीजिए। उनको साबुन तक नहीं प्रोवाइड कराए जाते थे कि वो वहां पर रह करके अपने आप को कम से कम क्लीन रख सकें। ऐसी इस चैलेंजेस में भी इस दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार जो घाट को ही कहते थे लेकर मेरा शुरू अगला में सवाल आते, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शमशान घाट के लिए जगह कम पड़ने और कोरोना के शवों के अंतिम संस्कार का मामला जो है वो सुर्खियों में रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था लगातार की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस महामारी के दौर में दिल्ली की जो स्थिति बनी हुई है वो भी काफी चिंताजनक है। 17,000 के आंकड़े जो पार कर चुके हैं, लगभग 2,000 से अधिक लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो शमशान घाट को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जानकारी दूं कि ये जो शमशान घाट है एमसीडी के मैनेज्ड होते हैं, इसीलिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी शुरू में ही कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनका शवदाह जो है उनका क्रियाक्रम अलग एक सेंटर में, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होता है, जहां जहां उपलब्ध था 7 सेंटर्स बनाए गए थे कि पेशेंट सीधा वहां से ट्रांसपोर्ट होकर के उस क्रेमेटोरियम में आएगा और वहीं पर उसका संस्कार होगा। ये व्यवस्था एमसीडी के माध्यम से इन जो शवदाह है, अपना क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, उस पर ये व्यवस्था की गई थी। तो हॉस्पिटल की तरफ से पीपी किट्स और एम्बुलेंस में वो शव सीधा जो है वहां लाया जाता था, और वहां अलग ही व्यवस्था में उसका जो है क्रियाक्रम और उसका शवदाह होता था। कि अभी मैंने सुना भी कि आप लगातार आरोप लगा रही दिल्ली सरकार पर कि कहीं ना कहीं जो खाने की व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही थी वो सही नहीं था। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार पर भी लगातार सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं, और उधर दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार काफ़ी बाद में हमारे साथ आई है, उससे पहले अगर हम कोई मदद करना चाहते थे तो उस पर लगातार केंद्र सरकार जो है वो रुक लगा रही थी। देखिए 7 अप्रैल को केंद्र सरकार का वो आ गया था, 22-23 तारीख को लॉकडाउन हुआ है। शुरू के दिनों में 3 दिन इनका खाना भी नहीं आया था। जो सरकार ने पहले दिन दावा किया था कि कल से हम 70 लाख लोगों को खाना जो है वो देना शुरू कर देंगे, 3 दिन तक तो खाना ही नहीं पहुंचा था कहीं पर भी। तीसरे दिन के बाद 26-27 तारीख को जब खाना शुरू भी हुआ तो मैंने आपको बताया कि किस तरह का खाना आता था, और 3 टाइम सेम खाना प्रोवाइड कराया जाता और तीसरे टाइम वो बासी हो जाता था। 7 अप्रैल को सरकार ने इन लोगों को जो केंद्र से राशन जाना था उसकी मंजूरी देकर के राशन जाना शुरू हो गया था। सरकार के, दिल्ली सरकार के आप दावे उठा लीजिए, 8-9 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कहना शुरू कर दिया था कि हम जो है ड्राई राशन उनको भी बांटेंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन वो राशन आ गया, स्कूलों में आ गया, लेकिन 2-2 महीने वो राशन बटा नहीं। क्यों लोगों को दिल्ली से पलायन करना पड़ा? अगर सरकार उनको खिला रही थी, अगर सरकार उनको राशन प्रोवाइड करा रही थी तो क्या दिक्कत थी? आप जानते हैं दिल्ली सरकार के ये दावे रहे थे चुनाव से पहले कि हम फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे, और इन्होंने 2 महीने लोगों को, चाहे कोई पॉश कॉलोनी में रहता था, ऑथोराइज कॉलोनी में था, उसके 0-0 बिल भेजे थे। तो इस महामारी में पिछले 3 महीनों में आप जान करके पूछिए कि उनके बिजली के बिल, उनके कमर्शियल बिजली के बिल, जो कमर्शियल व्यापार बंद है लॉकडाउन के कारण, फोर्स मेजर है, उसमें भी उनके बिजली के बिल मांगे जा रहे हैं। तो जब मकान मालिक से बिजली का बिल मांगा जाता है तो उसको कहीं किराए से ही भरना पड़ता है, और वो फिर
गरीब से किराया मांगता है जो वहाँ है, तो वो किराया देने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए मज़दूर को यहाँ से पलायन करके जाना पड़ा। और जब पलायन करके वो जाना चाह रहा था, वो सड़क पैदल-पैदल पार करके वो बॉर्डर तक जाता था, तो क्या व्यवस्था की दिल्ली सरकार ने? उनको उनके गृह राज्य मैं तक चाहूंगा कि आप पहुँचाने। जनसत्ता न्यूज के माध्यम से क्या कुछ जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो इस महामारी के दौर में किस तरीके से रहे? जी, मेरा यही कहना है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई संकट, कोई दुःख तकलीफ आता है तो वो समय की बात होती है, वो जाएगा भी और निश्चित रूप से हम सब के सहयोग से जनता का अपना सहयोग, सरकारी सिस्टम जो एमसीडी का अपना सहयोग रह सकता है, जो केंद्र अपना सहयोग कर सकती है, उस सब के मिले-जुले प्रयासों से इस आने वाले समय में मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम इस बीमारी से निजात पाएँगे। इसकी जो जानकारियाँ हमें दी जाती हैं, उन प्रिकॉशंस को भी हम ध्यान में रखेंगे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पूरी विश्व में जो इस प्रकार की महामारी फैली है, पूरा विश्व इसमें से बाहर आए, सब अपने-अपने काम-काजों को दोबारा लौटें, सबके घर जो रोज़गार की कमी हो गई है, वो फिर से वापस लौटे और ये देश फिर से एक बार प्रगति की राह पर चले, ऐसी मैं शुभकामनाएँ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम बातचीत जो है वो आपने हमारे साथ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ शिखा, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से इस महामारी के दौर में तमाम जनता परेशान है, उनके हित में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। हालांकि इन्होंने दिल्ली सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बहुत ही लापरवाही बरती है। फिलहाल अगर आपको हमारा ये खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।